नमस्कार दोस्तों। तो सुबह का वक्त है और मैं निकल पड़ा हूं एक बार फिर से चुनावी सफर पर। प्रधानमंत्री मोदी की भी आज 4 रैलियां होगी। दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार शोर आज थमने वाला है। तो आज मैं चल रहा हूं और 2 दिन बाद चुनाव है। ध्यान रहे, ये चुनाव बहुत अहम है क्योंकि 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2 दिन बाद प्रचार का आज आखिरी दिन। सामने मेरे देख रहे हैं आप दलसिंह सराय, मुसरीघरारी, ताजपुर, मुजफ्फरपुर। मैं चल रहा हूं आज समस्तीपुर की तरफ और मुजफ्फरपुर भी जाऊंगा। समस्तीपुर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की वहां रैली है और अलग अलग इलाकों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में रैलियां करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच वोटर के मन में क्या चल रहा है, वोटर क्या सोच रहा है, रैलियों में जो बातें कही जा रही है और वोटर के जहन में जिस तरह से उतर रही है, उसके बीच कोई फासला है क्या। इसी फासले को समझने की कोशिश करते हुए कई दिनों से मैं बिहार में अलग अलग हिस्सों में घूम रहा हूं। आज किसी नए इलाके में चलते हैं, चलिए मेरे साथ। और आपको यह भी बताऊंगा कि जो दूसरे दौर का चुनाव है, जो 94 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां किस तरह का गठबंधन है, किस तरह का मुकाबला है, किस तरह की भिड़ंत है। पिछला समीकरण क्या था, इस बार समीकरण बदला तो क्या होगा, यह भी बताऊंगा इस सफर के दौरान। चलते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, दूसरे दौर का जो चुनाव होना है, 3 तारीख को चुनाव होना है और ये 3 तारीख को चुनाव 17 जिलों की 94 सीटों पर होना है। और ये 94 सीटें बहुत अहम है दोनों के लिए, महागठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए भी। क्यों, समझिए। 2015 के चुनाव नतीजों को अगर देखें तो इन 94 सीटों में से 31 सीटें आरजेडी ने जीती थी, 30 सीटें जेडीयू ने जीती थी और 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस ढंग से देखें तो 2015 में महागठबंधन में, जिसमें तब जेडीयू साथ था, 68 सीटें इन 94 सीटों में से जीती थी। 94 में 68। और इस बार जेडीयू अलग है, सीपीआई एमएल और सीपीआई सीपीएम साथ है, लेकिन जेडीयू अलग है। वो पार्टी अलग है महागठबंधन से जिसने 30 सीटें जीती। तो इस बार ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है, किसका कैसा प्रदर्शन होता है। अब अगर आते हैं, हम बीजेपी ने पिछली बार क्या जीती और महागठबंधन के मुकाबले एनडीए ने क्या जीता, पिछले चुनाव की बात करता हूं और उसके बाद मैं इस चुनाव की भी बात करूंगा। और जो कुछ मैं बीते 10 दिनों 12 दिनों से बिहार में मैंने देखा है, वो भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। पिछले चुनाव की बात अगर करें तो बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी, एलजेपी ने 2 सीटें जीती थी। एलजेपी को बिहार से सिर्फ 2 सीट मिली थी 2015 में, और वो दोनों सीट इसी दौर में जहां चुनाव होने हैं उन्हीं इलाकों में से 2 सीटें थी। अब देखिए क्या है, अगर हम बीजेपी और जेडीयू की सीट जोड़ दें, चूंकि जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ है, तो सीट होती है 30 सीट जेडीयू, 22 सीट बीजेपी, मतलब 52 सीट एनडीए के पास है अगर हम बीजेपी से जेडीयू जोड़े तो। और अगर हम पिछले चुनाव से तुलना करें तो महागठबंधन को अगर 68 सीटें थी तो उसमें से 30 माइनस हो गई जेडीयू की, तो 38 सीटें अभी महागठबंधन के पास है। पिछले चुनाव के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब देखिए ये कई मायनों में क्यों महत्वपूर्ण है। जेडीयू को अपनी सीटें बचानी है, बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ानी है। आरजेडी के साथ भी वही है कि आरजेडी गठबंधन कैसे यहां अधिकतम सीटें हासिल करे, क्योंकि पिछली बार सरकार बनी तो उस सरकार बनने में, साझेदारी में 68 सीटों की बहुत अहम भूमिका थी। कांग्रेस को इस इलाके से 7 सीटें मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि पिछली बार जेडीयू का वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ था। अब सवाल यहां यह उठता है, पिछली बार आपको अगर याद होगा 101 सीटों पर जेडीयू, 101 सीटों पर आरजेडी और बाकी 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। इस बार कांग्रेस 70 सीटों पर है और उसमें से 7 सीटें, जीती हुई 7 सीटें कांग्रेस की इस इलाके में है। अब सवाल उठता है इस बार क्या हो सकता है, क्या परिदृश्य है और कितने किसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में है जहां परसों मतदान हो रहा है। और साथ में यह भी बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी की 4 रैलियां होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली रैलियों में जिक्र करते हुए जंगल राज का जिक्र कर दिया, तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कह दिया, किडनैपिंग की कॉपीराइट तेजस्वी या आरजेडी वालों के पास है ये कह दिया। दूसरे दौर की रैली में, दूसरे दौर मतलब 2 बार रैली कर चुके हैं, तीसरा आज है। दौर मतलब चुनाव मत समझिए, चुनाव का दौर मत समझिए। लेकिन पहली बार जब मोदी आए थे तब भोजपुर इलाके में उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया था, पुलवामा में बिहार के लोग शहीद हुए उसका जिक्र किया। दूसरी बार जब आए तो जंगल राज पर ज्यादा बोले। अब मोदी क्या बोलते हैं, कल पुलवामा का जिक्र गुजरात में कर चुके हैं, क्या वो मामला भी
पाकिस्तान, पुलवामा, कश्मीर, बाकी मुद्दे भी जो राष्ट्रवाद के हैं, जो ध्रुवीकरण है, मोदी उन मुद्दों का मसाला भी इस चुनाव में फिर मसाला तैयार करके परोसने वाले हैं। वोटर के दिमाग में राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द कोई एक कॉम्बिनेशन या प्रचार तंत्र उसको वोटर के दिमाग में ये डालने की कोशिश करेगा। ये मोदी की रैली से तय होगा, आज जो मोदी बोलेंगे चारों रैलियों में। लेकिन इस चुनाव के लिए जो मैं बता रहा था, नंबर्स की बात करें, कौन कहां कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और क्यों मायने रखता है, इस बार अगर देखेंगे 2020 के हिसाब से तो जेडीयू 43 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार है, बीजेपी के 46 सीटों पर, जबकि बीजेपी ने इस इलाके में पिछली बार 22 सीटें जीती थी। तो बीजेपी के 46 उम्मीदवार, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट, वीआईपी मुकेश साहनी की पार्टी 11 सीटें दी बीजेपी ने अपने खाते में से, उनके 5 उम्मीदवार इसी इलाके में इस बार है। तो ये एक अहम है। अब उसके बाद आरजेडी गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के 56 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के 24 उम्मीदवार हैं, सीपीआई और सीपीएम 4-8 उम्मीदवार। तो लेफ्ट से जो गठबंधन इस बार तेजस्वी का है, उसके 8 उम्मीदवार इस दूसरे दौर में। एक बात है, मैंने पालीगंज और कुछ इलाकों में, जो मध्य बिहार के कुछ इलाकों में मैं घूमा और कुछ हमारे पत्रकार साथियों से भी जो लगातार बात हुई, लेफ्ट का गठबंधन सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, माले, ये गठबंधन इस बार तेजस्वी के लिए फायदेमंद लग रहा है भीड़ की शक्ल में अगर देखें तो। और जितनी सीटें तेजस्वी ने दी है लेफ्ट को, पूरे वाम दलों को मिलाकर जोड़ें तो ऐसा बहुत सारे लोगों को मानना है कि सीट कितनी जीतते हैं वो तो आगे की बात है, मैं उस पर बहुत ज्यादा आकलन करने से बचता हूं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन और तेजस्वी की रैलियों में भीड़ और एक जो माहौल बना उसमें उसकी भी भूमिका है। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर और 2 दल। तीसरा फैक्टर में एलजेपी है, तीसरा फैक्टर में आरएलएसपी है, तीसरा फैक्टर में पप्पू यादव भी है। लेकिन आरएलएसपी और एलजेपी की अगर बात करें तो इस इलाके में जहां अभी 94 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें एलजेपी ने 52 उम्मीदवार उतारे। क्यों उतारे? क्योंकि एलजेपी को जेडीयू को हराने की कसम खाई जैसी स्थिति है, वही चुनाव का उनका एकमात्र एजेंडा है, नीतीश को हराना है। तो जितने उम्मीदवार जेडीयू के हैं उनके सामने उतारे, वीआईपी के सामने उतारे। और 5 सीटें ऐसी है जहां एलजेपी बीजेपी के सामने है। 5 सीटों पर बीजेपी के सामने एलजेपी है। चिराग पासवान कह रहे हैं ये दोस्ताना संघर्ष है, तो ये 5 सीटें भी इस दौर में है। उसके बाद 27 सीटों पर, अब मैं बताता हूं कितनी सीटों पर किससे सीधा मुकाबला है। 27 सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला आरजेडी से है। 24 सीटों पर जेडीयू का सीधा मुकाबला आरजेडी से है। लेकिन उन 24 सीटों पर, इसको गौर से सुनिए, उन 24 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू का सीधा मुकाबला तो है, लेकिन वहां त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाने की कोशिश में एलजेपी तो हर सीट पर है जेडीयू के सामने, और साथ में आरएलएसपी भी है। आरएलएसपी और बाकी दलों के उम्मीदवार भी हैं। और बताएं, इस दौर में 33 बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए। तो ये बीएसपी, आरएलएसपी, एलजेपी क्या जेडीयू को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि जेडीयू ने 30 सीटें पिछली बार महागठबंधन के साझेदार के तौर पर जीती थी। अब यहां 5 सीटें ऐसी भी हैं जहां आरजेडी के सामने वीआईपी है। वीआईपी को 5 सीटें दी बीजेपी ने अपने खाते से, मैंने बताया उनका मुकाबला साहनी वोट बैंक बेसिकली है, उसका मुकाबला आरजेडी से। और जैसे जेडीयू के लिए चुनौती है या बीजेपी के लिए चुनौती है कि बीजेपी को सिर्फ 22 सीटें मिली 94 में से, तो बीजेपी की सीटें ज्यादा हो, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 53 सीटें बीजेपी को मिली थी। बीजेपी को ज्यादा सीटें हासिल करनी पड़ेगी सत्ता में आने के लिए। जेडीयू के सामने चुनौती जैसे है कि 30 सीटें जो मिली वो बढ़े और बचे, वैसे ही चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है। तेजस्वी यादव को अगर 94 में से 31 सीटें मिली, कांग्रेस को 7 सीटें मिली, अगर हम आज की तारीख में देखें तो 31 और 7 मतलब 38 सीटें महागठबंधन की सीटिंग है, माइनस जेडीयू। बार बार वो बता चुका हूं पहले। तो अब तेजस्वी यादव के सामने भी चुनौती है।
80 सीटें कुल मिली थी 2015 के चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के साथ। अब तेजस्वी यादव के सामने है वो 30 सीटें कैसे वापस पाएं, सेम 30 सीटें ना हो, कहीं से भी हो, और सीटें बढ़े और सीटें बचे। तो ये चुनौती उनके लिए भी है, क्योंकि जेडीयू का जो वोट बैंक है, जिसमें अति पिछड़ी जातियां हैं, खासतौर से महादलित, और महादलित फैक्टर इस चुनाव में बहुत मायने रखेगा। बार बार मैं बोलता हूं, मुस्लिम यादव घोषित तौर पर हैं, एकदम टोटली देखें तो वो लालू यादव के साथ दिखते हैं, बावजूद इसके कि नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम को टिकट दिया है, 5 उनके सिटिंग विधायक 2015 के। लेकिन क्या होता है उन इलाकों में उन मुस्लिम इलाकों में क्या जेडीयू को मुस्लिम वोट देते हैं? कम देंगे ऐसा लगता है, कुछ जगह जाकर मुझे दिखा, लेकिन कुछ और इलाकों में घूमूंगा तो मैं तफसील से बताऊंगा। लेकिन सवाल वही है तेजस्वी के सामने कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो महादलित की छतरी जेडीयू ने बनाई थी, वो जातियां टूट रही हैं क्या? वो उन जातियों के लोग महादलित टूटकर क्या सरकार से जो उनकी नाराजगी दिखती है, नीतीश कुमार से जो उनकी नाराजगी दिखती है, जो बातचीत में नाराजगी दिखती है, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है ये किया, सड़क किया, पानी बिजली किया, लेकिन इसी से क्या होगा, हमारा ख्याल नहीं रखा, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तमाम तरह की शिकायतें। बहुत सारी दलित बस्तियों में भी मैं गया हूं, लेकिन वो कितना फीसदी वोट टूट कर आरजेडी के साथ आएगा? आरजेडी मतलब आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के साथ, अगर उसमें टूट नहीं होती है तो बड़ी चुनौती आरजेडी के साथ भी है। तो दोनों तरफ की चुनौतियों का इम्तिहान, सबसे बड़ा इम्तिहान इस दौर के चुनाव में होना है, इस बात को आप समझ लीजिए। और उसके बाद हालांकि हर दौर महत्वपूर्ण होता है, तीसरा दौर भी है, लेकिन सबसे अधिक सीटें चूंकि इस चुनाव में है अभी, तो काफी गड्ढमड स्थितियां हैं। उस गड्ढमड स्थितियां में जातीय समीकरण, जातीय ध्रुवीकरण बहुत मायने रखता है। ये सही है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी लगातार, उनके 10 लाख नौकरियों के मुकाबले बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों रोजगार की बात कर दी। गांव गांव गली गली जहां भी जा रहा हूं, एक अच्छी बात यह है कि हर जगह रोजगार की बात हो रही है, रोजगार एक मुद्दा जैसा दिख रहा है। गांव का हर युवक मैं कह रहा हूं, मैं कम से कम बीते 12 दिनों में हो सकता है 500-700 हजार ऐसे लोगों से बात की, चौक चौराहे जहां भी रुकता हूं, गाड़ी किनारे करता हूं, 5 लोगों से बात करता हूं, फिर गाड़ी में बैठता हूं, फिर आगे चला जाता हूं, फिर कहीं गांव की तरफ घुसता हूं, कुछ लोगों से बात करता हूं, फिर दूसरी जगह जाता हूं। वीडियो में जितना आप देख रहे हैं उससे ज्यादा मैं बात कर रहा हूं लोगों से, क्योंकि बहुत जगह वीडियो बनाना जरूरी नहीं होता, बहुत सारे लोग वीडियो पर बात करने से भी बचते हैं। तो सिर्फ समझने की कोशिश करते हुए, तो ये मुद्दा तो पहुंचा है और बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल बना है। लेकिन अब बात आती है जातिगत समीकरण की। ये भी उतना ही बड़ा सच है कि जब गांव में, छोटे छोटे इलाकों में, शहरों में भी जब लोगों से उतरकर दिल की बात करने लगी है, तो उसमें जातिगत समीकरण आता है। जाति के आधार पर मतदान का मन सामने खुलकर आता है। अब वो जब आता है तो वो क्या फैक्टर होगा वो भी मायने रखता है। अब बहुत जगह जैसे क्या हुआ, मान लो कहीं कुशवाहा है, कुशवाहा वोट बैंक है, और वहां कुशवाहा उम्मीदवार अगर किसी ने खड़ा किया, जैसे समस्तीपुर के एक विधानसभा क्षेत्र की बात करो, तो मैंने 10-20 कुशवाहा से बात की। अब उनके दिमाग में सिर्फ यह है कि कुशवाहा को वोट देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। वो जब बाद में पूछता हूं कि लेकिन वो फला पार्टी के हैं, आप तो कह रहे हो कि यहाँ ये काम नहीं हुआ, नाराजगी सरकार से है, फिर वो फला पार्टी के, नहीं वो ठीक है, लेकिन कुशवाहा तो है। ये जातीय पहचान को लेकर और जातीय क्या कहें, जातीय झुकाव को लेकर ये मतदाता बहुत जगह फैसला करते हैं। अब इसमें अगर इस जातीय आधार पर, जातीय मानसिकता के आधार पर अगर मतदान देने की जो रवायत रही है, उस रवायत को अगर ये चुनाव तोड़ पाता है, जो कुछ हद तक तोड़ेगा भी, ये भी मैं कह रहा हूं, तोड़ पाता है तो तस्वीर बदलेगी। और वो हो सकता है हम आप जो सोच रहे हो उससे अलग हो, जो दिख रहा है उससे अलग हो। अब जैसे इसमें बात करता हूं, ये जो चुनाव है, ये दौर, ये इसलिए भी अहम है
क्योंकि इसी दौर में अब कुछ जिले में बता देता हूं जहां चुनाव होना है, जिसमें पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा, गोपालगंज, नालंदा नीतीश कुमार का इलाका है, गोपालगंज, मधुबनी, मतलब मिथिलांचल का बहुत बड़ा इलाका। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे मुजफ्फरपुर में तो चुनाव है हर सीट पर शायद, लेकिन जैसे दरभंगा की कुछ सीटों पर दूसरे दौर में भी चुनाव है और तीसरे दौर में भी है। ऐसे कुछ जिले ऐसे हैं जहां 2 दौर में चुनाव। पटना की सीटों पर भी आज चुनाव। पटना में 5 सीटों पर चुनाव पहले दौर में था, 9 सीटों पर आज चुनाव है। और बहुत सारे वीआईपी भी इस दौर में, जैसे तेजस्वी के इलाके राघोपुर में भी इस दौर में चुनाव है, तेज प्रताप के इलाके हसनपुर में भी इस दौर में चुनाव है। हसनपुर समस्तीपुर में पड़ता है, राघोपुर वैशाली में पड़ता है। उसके बाद जैसे पटना की अगर 9 सीटों पर चुनाव है, उसी में बांकीपुर इलाका है जहां शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा चुनाव मैदान में है, पहली बार चुनाव मैदान में उतरे। शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी के सांसद रहे, मंत्री रहे, बगावत करके बाहर आए, बेटे उनके उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के नितिन नवीन से। लेकिन वहीं प्लूरल्स जो नई पार्टी आई और उसकी पुष्पम प्रिया जो लंदन से बिहार की है, बिहार में पली बढ़ी लेकिन लंदन में उनकी पढ़ाई हुई और बीते कुछ महीनों से बिहार के गांव-गांव में घूम रही हैं, लेकिन वो सीधे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आई है कि मुझे सरकार बदलना है, सिस्टम बदलना है, लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी के साथ। बहुत जगह उनकी गाड़ियों का काफिला मैंने देखा, 5-7 गाड़ियों के साथ गांव-गांव में जा रही है। लेकिन पुष्पम प्रिया खुद चुनाव मैदान में बांकीपुर से। तो बांकीपुर में क्या होता है, ये है। अलग अलग इलाकों की बात करेंगे तो अब पीएम जो आ रहे हैं इस इलाके में 4 अगर रैलियां करते हैं, समस्तीपुर, छपरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पीएम अपनी रैलियों में किस तरह का संदेश देते हैं। और क्या आपको ये पता होगा कि अक्सर प्रधानमंत्री की रैलियों में कुछ ऐसी बातें होती है जो उनका जो कोर वोटर है उसको साधने की कोशिश के तहत होती है और कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की भी साथ में कोशिश होती है। अब उस कोशिश के तहत या उन कोशिशों के एक्सटेंशन में मोदी क्या कहते हैं वो भी मायने रखता है। मुजफ्फरपुर के 11 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव है मेरे ख्याल से। लेकिन मुजफ्फरपुर की अगर बात देखेंगे तो एनडीए की तरफ से वहां बीजेपी के 5 उम्मीदवार हैं, जेडीयू के 4 हैं और 2 वीआईपी के उम्मीदवार हैं। तो वीआईपी की ज्यादातर सीटें इस दौर में तय होनी है। मुजफ्फरपुर के जिलों में कामयाबी देखें जेडीयू और महागठबंधन की। अब उस कामयाबी को तोड़ने के लिए जेडीयू अपनी सीट बचाने के लिए और आरजेडी अपनी दावेदारी जताने के लिए पूरा जोर लगाकर तमाम तरह की रैलियों में हर तरह की बातें हो रही है। लेकिन बात वही है कि वोटर कैसे सोचता है। अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहां आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर है, 1 सीट वहां सीपीआईएमएल को दिया गया है। अब जैसे बहुत जगह दिखता है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो नीतीश से नाराज हैं और वो इस कदर नाराज हैं कि वो बीजेपी की शान में हर बात कहेंगे लेकिन नीतीश का नाम लेकर बिदकते हैं और एकदम तल्ख हो जाते हैं। अब सवाल उठता है वो वोटर जिसके इलाके में जो बीजेपी का वोटर है और उसके इलाके में अगर उसके पास चॉइस नहीं है बीजेपी का उम्मीदवार का या उम्मीदवार को वोट देने का, तो जेडीयू को लेकर क्या वो निष्ठा जताएगा? इस पर कहीं कहीं लगता है कि कुछ की नाराजगी कोई गुल खिला सकती है, क्योंकि बातों में वो बोलते बोलते कह जाते हैं ठीक है एलजेपी को दे देंगे। तो बीजेपी का वोटर अगर एलजेपी को वोट दे देगा क्योंकि वो नाराज है जेडीयू से, और जब मैं उससे सवाल पूछता हूं लेकिन आप एलजेपी को दे देंगे, एलजेपी तो गठबंधन से बाहर है, गठबंधन मतलब एनडीए से बाहर है, तो वोट तो आपका बाहर हो जाएगा। तो फिर वो कहते नहीं वो जाके तो गिरेगा उसी थाली में। मतलब वोटर को लगता है कि अगर एलजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी के वोटर की बात कर रहा हूं, और अभी एलजेपी भले एनडीए से बाहर है लेकिन अगर एलजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे तो फाइनली मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, मोदी के नाम पर है। ये भी एक दिलचस्प चीज कई जगह देखने को मिली। तो एलजेपी अगर इस खेल में कुछ सीटों पर भी कामयाब हो जाता है और कुछ सीटें जीतकर कुछ ज्यादा सीटें 5, 7, 8 हजार भी वोट पाता है एलजेपी का उम्मीदवार, तो उसका क्या असर होता है ये भी बहुत मायने रखता है। और क्या वो असर इस कदर होता है कि जेडीयू के नंबर कम हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि 30 सीटें इस दौर में जेडीयू की है। अब बेगूसराय में एक मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से भोगो सिंह, नरेंद्र सिंह नाम है उनका,
ऐसे बोगू सिंह के नाम से विख्यात हैं, उनका इलाका है। और वो 3 बार चुनाव जीते हैं। एक बार छोटे अरसे के लिए 2005 में भी जीते, तो 4 बार जीते, 2 बार जेडीयू से, 2 बार निर्दलीय से, तीसरी बार चुनाव मैदान में। लेकिन वहां उनके मुकाबले अब एलजेपी के एक उम्मीदवार आ गए, और जातीय आधार पर एक वोट बैंक है खास जाति का, और दोनों एक खास जाति के। अब एलजेपी के उम्मीदवार वहां सामने आ गए हैं, राजकुमार सिंह उनका नाम। अब इलाके के लोग बता रहे हैं कि वहां कड़ी टक्कर है। पहले बोगो सिंह या नरेंद्र सिंह नाम है उनका, वो लगातार कह रहे थे उन्हें हराने वाला कोई नहीं है। सुना मैंने उन्होंने ये भी कहा कोई माई का लाल मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन अब वहां स्थितियां बदली हुई सी दिख रही है, बदली हुई सेंस में कि लोग नाराज हैं उनके बयानों से भी, और जो जातिगत समीकरण है वो भी। और अचानक एलजेपी वहां रेस में आ गया है। क्या होगा ये मैं इस पर बहुत ज्यादा आकलन करके मैं अपनी राय नहीं देना चाहता, लेकिन एलजेपी वहां रेस में है। तो ऐसी कड़ी टक्कर में है, मतलब खेल बदल भी सकता है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां एलजेपी टक्कर में है। वैशाली में भी मैंने देखा, महुआ इलाके में भी है, समस्तीपुर की भी 1-2 सीटों पर है। चूंकि समस्तीपुर का इलाका, रोसड़ा का इलाका, वैशाली का इलाका, हाजीपुर का इलाका, ये वो इलाके हैं जहां रामविलास पासवान और उनके परिवार का बोलबाला रहा है। पासवान 8-9 बार हाजीपुर से जीते, वैशाली से एलजेपी के सांसद हैं, हाजीपुर से अब पासवान के जो छोटे भाई हैं वो सांसद हैं, रोसड़ा से भी पासवान, रामविलास पासवान खुद चुनाव लड़े, उनके भाई सांसद थे, उनके जो भतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव जीते, अभी उनका एक रामविलास पासवान का भतीजा ही चुनाव मैदान में। तो ये एलजेपी का समीकरण दिखता है। तो ये इलाका इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस इलाके में एलजेपी, आरएलएसपी, कुछ जगह पप्पू यादव का जो गठबंधन है वो, और बीजेपी जेडीयू के साथ आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन का सीधा मुकाबला। तो इस हिसाब से देखें तो ये चुनाव, ये जो इलाका है, इस चुनाव में मल्टी कॉर्नर होने के, त्रिकोणीय होने की गुंजाइश कई सीटों पर। अब एक बात जो मैंने कहा, जेडीयू के वोटर और बीजेपी के वोटर, उन दोनों के मन की बात और उन दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर संशय और आक्रोश की बात। उसी में एक खबर मैंने आज देखी, अभी छपी है भास्कर में मैंने देखी। सुशील मोदी ने भागलपुर में किसी रैली में कहा है गठबंधन विरोधी काम कर रहे हैं जदयू सांसद। अब ये बिहार के डिप्टी सीएम, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक बिहार के, वही कह रहे हैं। भागलपुर में उन्होंने कहा, और उन्होंने आरोप लगाया है जदयू के भागलपुर सांसद अजय मंडल पर आरोप लगाया और कहा कि मुझे मालूम हुआ कि सांसद गठबंधन विरोधी काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें परसों फोन पर कहा कि अजय मंडल जी, आप भाजपा और जदयू के कारण सांसद बने हैं। मुझे पता चला है कि आप मतदाताओं को भ्रम फैला रहे हैं। आपका भी चुनाव आएगा, तब जनता आपका हिसाब देगी, तब कोई ठगेगा छलेगा नहीं। हालांकि अजय मंडल सभा में नहीं थे। तो अब ये सुशील मोदी मंच से कह रहे हैं जेडीयू के सिटिंग सांसद पर कि वो लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और गठबंधन विरोधी काम कर रहे हैं। तो समझिए मामला कितना सिग्निफिकेंट है। और अजय मंडल ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं और मेरी कोई ऐसी भूमिका नहीं है जो कहा जा रहा है, मैंने गठबंधन विरोधी कोई काम नहीं किया है। लेकिन सुशील मोदी ने अपना वहां भाषण में जिक्र किया, और इसके अलावा बहुत सारी बातें सुशील मोदी ने कही। अब इसका जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नीचे बहुत जगह, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, अपर कास्ट वोटर में कई जगह ऐसी स्थितियां दिखती है। वो नाराजगी बीजेपी के वोटर की नीतीश के प्रति, और वो नाराजगी अगर ईवीएम तक पहुंच गई तो वो विकल्प कहीं बदलेंगे क्या? वो विकल्प जो बदलेंगे, अगर एलजेपी को वोट देते हैं तो क्या वोट कटवा तक एलजेपी सीमित रहता है, या कुछ जगह एलजेपी खेल खराब इस कदर कर देता है कि उसका वोट इतना कट जाता है जेडीयू का कि बीच में महागठबंधन का कोई उम्मीदवार निकल जाए। ये सारी स्थितियां हैं। अब मैं अलग अलग इलाकों में जाऊंगा, बताऊंगा आपको। और इस बीच आपको एक बात और कहूं कि इस चुनाव में ये तो हुआ कि तेजस्वी यादव ने न सिर्फ एजेंडा सेट किया, ये बात तो मैं 12-13 दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से, जिस दिन से बिहार में आया हूं। बाद में लोगों ने कहना शुरू किया कि चुनाव का एजेंडा तेजस्वी ने इस कदर सेट किया कि चाहे मोदी हो, प्रधानमंत्री मोदी, चाहे नीतीश कुमार, चाहे दर्जनों नेता, पहले वीडियो से मैं कह रहा हूं, हर नेता तेजस्वी के
भाषण में कही गई बात, तेजस्वी के वादे, तेजस्वी के दावे का काउंटर करने में लगा है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि तेजस्वी के पक्ष में और तेजस्वी के विपक्ष में, मतलब धुरी तेजस्वी है। वो ऐसे है, इसको अगर 2014 को देखें जोड़कर, 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा था, मोदी के पक्ष में चुनाव था या मोदी के विपक्ष में चुनाव था, मोदी को हराना था या मोदी को जिताना था। पूरी विपक्ष की ताकत थी मोदी को हराना है, सत्ता हासिल करना। उस समय अगर चुनाव को याद करें, स्थितियां क्या थी, और मोदी को जिताना है। जाहिर है मोदी समर्थक, उनके वोटर, उनके कार्यकर्ता और पार्टी तो थी। इस चुनाव में भी बिहार में स्थिति हो गई कि सेंटर जो है, धुरी जो है, फोकस पॉइंट जो है, वो तेजस्वी हो गया। अब तेजस्वी को हराना है, तेजस्वी के मंसूबे कामयाब न हो पाए, ये पूरी ताकत प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर सैकड़ों पचासों बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का भी यही जोर है, इसी पर है। उनके भाषण में भी इसका जिक्र और उनकी रैलियों से भी यही सुर निकलता है। और अगर तेजस्वी समर्थकों की बात करें, जहां गांव देहात में जहां भी उनका वोट बैंक है, चाहे वो कांग्रेस का वोटर हो, चाहे वो उनके गठबंधन का सीपीआई-एमएल का वोटर हो, चाहे सीपीआई का वोटर हो, चाहे वामपंथी दलों का वोटर हो, उसके लिए तेजस्वी को जिताना है। तो ये धुरी, इस चुनाव की धुरी तेजस्वी बन गए हैं। वही पक्ष में है, उन्हीं के पक्ष में लोग हैं, उन्हीं के विपक्ष में लोग हैं, और ये उसकी कामयाबी है। मैं इसलिए कामयाबी बोलूंगा कि एक शख्स जो 2 महीने पहले तक जिसे राइट ऑफ किया जा रहा था, जिसे कहीं रेस में नहीं माना जा रहा था, अगर हम 2 महीने 1.5 महीने पहले दिल्ली के सर्किल में हुई बातों को समझने या उस बातों के हवाले से कहूं, तो लोग मानते थे क्या है, बिहार में 150 सीटें तो एनडीए को 150 प्लस चली जाएगी, ऐसा कोई माहौल है नहीं। तेजस्वी पता नहीं रेस में है भी नहीं, कोरोना का काल था, लॉकडाउन था, और तेजस्वी की तरफ से बार बार चुनाव टालने की भी बात कही जा रही थी। तो तेजस्वी की तरफ से चुनाव टालने की जब बात कही जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है, संगठन नहीं है, वोटर पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो टालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये परसेप्शन बन रहा था। लेकिन बीते 10 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में स्थितियां बहुत बदली हैं। आज की तारीख में तेजस्वी, मैंने कहा तेजस्वी धुरी है, तेजस्वी को हराना है या तेजस्वी को जिताना है। अब कौन जीतेगा ये 10 तारीख को तय होगा, लेकिन ये धुरी बनना ही कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और तेजस्वी के वादे और तेजस्वी के नारे, उसी का जवाब हर रैली में दिया जा रहा है। हर रैली में जवाब यही दिया जा रहा है। उसमें चाहे जंगल राज का जिक्र करके कहें, चाहे वो कैसे नौकरी देके कहें, और जब कैसे नौकरी देंगे तेजस्वी कहते कहते 19 लाख रोजगार देने की बात जब बीजेपी ने कह दिया, तो ये आप समझ लीजिए बीजेपी के वोटर भी कहते हैं ये मुश्किल है, ये तो सिर्फ ऐसे ले आए, और इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी पर तो लोग फिर भी कहेंगे चलो 10 लाख नहीं देगा, 5 लाख देगा, 6 लाख देगा, 4 लाख देगा, कुछ तो देगा। बीजेपी ने जब 19 लाख कह दिया तो लोग कह रहे हैं ये तो सिर्फ काउंटर के लिए कहा, कहां से देंगे? जब आप पहले कह रहे थे तेजस्वी नहीं दे सकता, तो आप कहां से देंगे? उसने 10 लाख कहा, आपने कहा 19 लाख रोजगार देंगे, कैसे देंगे? ये सवाल गांव-गांव में है। अखबारों की हेडलाइन की बात करें, अखबार मेरे पास कुछ है तो नीतीश की रैलियों में यही होता है, जिनको काम का नहीं पता लोगों को भरमा रहे हैं, और उसके बाद तेजस्वी अपने भाषणों में दवाई, पढ़ाई, ये सब की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लगातार छोटे भाषण होते हैं। कल जैसे तेजस्वी के बारे में मैंने सुना कि 19 रैलियां एक दिन में तेजस्वी ने की, और 19 रैलियां एक दिन में हेलीकॉप्टर से, और 2 रैलियां, उसमें से 2 रैलियां शायद सड़क मार्ग से भी उन्होंने किया। तो ये अपने आप में तेजस्वी की एक कहें कि चुनाव में इस तरह से एजेंडा सेट करके और मजबूर कर देना हर दल को, बड़े दल को, और बड़े दल के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी तक को, कि तेजस्वी का काउंटर करने लगे, और नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में तेजस्वी पर अपना वक्त खर्च करते हुए, नोटिस करते हुए इस कदर हमलावर हो जाए कि कुछ भी कहने लगे ताकि लोग डरें, डराने जैसी कोशिश करते हुए शब्दों का इस्तेमाल करें, जंगल राज के युवराज कहें चाहे कुछ कहें। हालांकि जंगल राज की जब बात होती है तो एक बात यह भी मानना पड़ेगा कि यूपी में क्या हो रहा है पिछले 3 साल में, 3 साल से यूपी में तो राम राज्य का वादा था, लेकिन यूपी में जितनी घटनाएं हो रही है, सरेआम गोलियां चलती है, और अपराध की जितनी घटनाएं हैं उस पर बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूं, इसलिए आज मैं यूपी नहीं जाऊंगा, चूंकि बिहार में हूं, बिहार में रहूंगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है
अब इसके इर्द गिर्द दूसरे दौर का चुनाव है। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं किसी शहर की तरफ जा रहा हूं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अलग अलग इलाकों में, और उसके बाद वोटर के मन में क्या है, कुछ कैमरे पर, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल नमस्कार, चलते हैं सफर।